यस, देखो इधर फिर से हाफ ईयरली के बाद फिर अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में अपन 3 चैप्टर को पढ़ेंगे और ये आपको केवल और केवल 24 फरवरी तक आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर, जो लड़का मेरे साथ साथ कहाँ से कहाँ तक 12 तारीख से लेकर 24 फरवरी तक कंप्लीट स्कूल में मिलेगा, उसको 3 चैप्टर फिर पढ़ा रहा हूँ मैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 11, 12 और 14, जो कि तुम्हारे नए ब्लूप्रिंट में 28 मार्क्स का है या 28 नंबर का है। इसमें मैक्सिमम प्रश्न इसी में से पूछने का था। अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में, ब्लूप्रिंट में कितना क्या परिवर्तन होगा। अभी कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है हमारे पास। जब तक नहीं आएगा तब तक हम बोर्ड के उसी नियम को फॉलो करते जाएंगे जो पुराना है। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है उसका नाम देखिए क्या है, विकिरण की द्वैत प्रकृति। क्या नाम है बच्चों? बहुत अच्छा चैप्टर है, 2 दिन में पूरा याद हो जाएगा। कितने दिन में? अगर कोई लड़का 2 दिन चाहे कि 2 दिन में उसको याद करना है तो 2 दिन में पूरा चैप्टर बिल्कुल उसको कंठस्थ याद हो जाएगा, कोई भी प्रश्न उसका बाकी नहीं बचेगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। सबसे पहले इसमें मेनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इन पर कितना आवेश होता है, इनका द्रव्यमान कितना है और इनको किस संकेत द्वारा अपन दर्शाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। इवन आपकी 12th एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें भी मैक्सिमम टाइम ये प्रश्न पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। और सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसने की थी। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को याद रखेंगे तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। नाम है उसका ईट, पोगो और नाज। देखिए एक सिंपल सा वर्ड बनाया मैंने, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, न से न्यूट्रॉन, छ से चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? प से प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न से न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हम सब कंफ्यूज होते हैं कि किसने किसकी की थी, तो एक सिंपल सी वर्ड अपन बना ली। अब देखिए मैं यहाँ लिखूंगा क्रमांक, पूरी सारणी बना रहा हूँ। फिर क्या लिखा? नाम, तत्व या मूल तत्व जिसको बोलते हैं, फिर आविष्कारक, फिर अगला है आविष्कारक के बाद अगला आवेश, फिर अगला द्रव्यमान और फिर संकेत। देखो ये मैंने सारे वर्ड लिख दिए हैं। अब एक एक के बारे में बात करेंगे। क्रमांक, सबसे पहले एक, क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की खोज करने का नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है? जे थॉमसन। इस पर आवेश होता है -1.6 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणित -19 कूलाम और 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम और इसका संकेत है -e। पहला वाला समझ में आ गया। सेकंड देखिए, दूसरा है प्रोटॉन। क्या नाम है दूसरे का? प्रोटॉन। प्रोटॉन का आविष्कारक है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन का आवेश, इसका आवेश होता है +1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम और इसका संकेत है P+। फिर तीसरा है अपना न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का आविष्कारक है जेम्स चैडविक, है ना। इसका आवेश 0 है। इसका द्रव्यमान 1.67 गुणित 10 की घात -27 kg और इसको N0 से अपन डिनोट करते हैं। यहाँ से आपका एक पहला ऑब्जेक्टिव जरूर परीक्षा में आएगा। अभी भी किसी को कंफ्यूज है तो मेरे से बात कर सकते हैं। मैं मान सकता हूँ सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। एक सिंपल सी ट्रिक जो बताई मैंने, क्या बताई आपको? ईट, पोगो, नाच। क्या याद रखना है? ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन।
प से प्रोटॉन, जी से गोल्डस्टीन, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। याद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो क्या बताओगे, जे थॉमसन ने। याद हो जाएगा ना, जे नहीं याद रहा तो अब तो थॉमसन तो याद है ही सही। प से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। अपना न से न्यूट्रॉन है, च से चैडविक, तो जेम्स चैडविक जिसने इसकी खोज की थी। तो ये आपको पहला प्रश्न जो है आपको बहुत आसानी से याद हो सकता है, आप याद करेंगे तो। देखिए नेक्स्ट है, विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। बच्चों यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं, विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं, समझ में आ रहा ना। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या बोला, विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। फिर से, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। समझ में आया। अब इसका मान निकालना है, तो आप सब लोग समझदार हैं। इसका मान 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है। इसका मान कितना है, 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम है। समझ में आ रहा, दोनों का मान क्या करेंगे, 16/91 गुणित 10 की घात 31 - 19, तो 16/91 गुणित 10 की घात 12, 160/91 गुणित 10 की घात। अब इसका मात्रक पूछेंगे तो क्या बनेगा, कूलाम प्रति, समझ में आ रहा ना। विशिष्ट आवेश का मात्रक सबको समझ में आ रहा होगा। अब भाग लगाना किसको आता है, इक्काणु का पढ़ा किसी को नहीं आता, 9 का सबको आता है पर इक्काणु का किसी को नहीं आता। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उसको जल्दी से देखें। ये कितना 160, ये क्या है, 9 का पढ़ा इतनी बार बोलो, 16 से आगे नहीं जाए, एक बार जाएगा, कितना आया, आ गया ना। कितना बचा, 9, और यहाँ 15 में से 9 गए 6। अब दशमलव लगा देंगे तो 0 आ गया। 9 का पढ़ा इतनी बार बोले, 69 से आगे 9 साथी, तो 7 और 63। समझ में आ रहा है। बचा 3, 5, कुछ भी नहीं, फिर 0, फिर 9 का पढ़ा इतनी बार बोले, 53 से आगे नहीं निकले। 9 साथी 63, 9 5 45, 9 5 45, 5 बार है ना, 5 बार, लगभग 5 बार। तो अब इसका मान कितना गया, 1.75 गुणित 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान क्या है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सबको बढ़िया समझ में आया। अगला प्रश्न देखो, कार्यफलन क्या है। अगला प्रश्न क्या है, कार्यफलन क्या है। जो एक एक चीज बता रहा हूं उसको अच्छे से, कार्यफलन के ऊपर या तो सवाल आ जाए, मात्रक आ जाए, विमा सूत्र आ जाए, पर तुम्हारे पेपर में कार्यफलन जरूर पूछा जाएगा। फिर से बात कर रहा हूं, एक बार फिर देखें। कार्यफलन के बारे में आपका या तो मात्रक पूछ ले, मान पूछ ले, या उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ ले, पर पूछा जरूर जाएगा। ठीक, तो प्रश्न लिख लिया होगा आपने, व्हाट इज अ वर्क फंक्शन, या कार्यफलन किसे कहते हैं। इसका मात्रक और विमा सूत्र लिखो। देखो बच्चों, कार्यफलन को मैं कैसे बताता हूं। आप लोगों को देखा होगा कि ये धातु है। धातु मतलब समझते हो ना, किसे कहते हैं धातु, धातु किसे कहते हैं, जो विद्युत तथा उष्मा की, है ना, विद्युत की सुचालक हो, जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता हो, जिनमें आघात वर्धितता पाई जाती हो। तन्यता मतलब खींच करके चद्दर बना सकते हो, है ना, तार बना सकते हैं। आघात मतलब जब उस पर अपन आघात करेंगे तो उसमें आवाज आती हो। तो ये सब किसके गुण हैं, धातुओं के गुण हैं। धातु और अधातु को खूब अच्छे से पढ़ रखा तुमने 11वीं क्लास में। तो अब मैं बात बताता हूँ, ये क्या है, धातु है। अब इस पर क्या आ रहा है, एक फोटॉन आ रहा है। क्या आ रहा है, फोटॉन आएगा, तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो तो वैसे ही निकल के भाग जाएगा, परंतु कुछ इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर भी है। अंदर है तो उसको कहाँ तक लाएगा, वो पृष्ठ तक। कहाँ तक लाएगा, तो अंदर से पृष्ठ तक लाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे धातु का क्या कहते हैं। तो देखो कार्यफलन को क्या कहते हैं, किसी धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को
किसी धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ तक लाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन। अब मेरी बात को सुनेंगे आप। यहाँ मैंने क्या बोला, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कार्यफलन क्या है? ऊर्जा है। अरे कार्यफलन क्या है? तो धातु का मात्रक क्या होगा? कार्यफलन का मात्रक क्या होगा? जो ऊर्जा का होगा। विमा सूत्र क्या होगा? जो ऊर्जा का होगा। समझ में आ रहा ना? कौन सी राशि होगी? तो जो ऊर्जा राशि होगी वही। समझ में आ रहा? तो देखो, धातु का कार्यफलन किसे कहते हैं? धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ तक लाने में आवश्यक ऊर्जा। किसे कहते हैं? धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ तक लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। किसी को कंफ्यूजन हो तो बात कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? किसे कहते हैं कार्यफलन? धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ तक लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा धातु का क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। काय से प्रदर्शित करते हैं इसको? फाई जीरो। काय फाई नॉट या फाई जीरो बराबर कितना बच्चों? एच न्यू जीरो। ये न्यू जीरो नई वर्ड जो है, न्यू मतलब आवृत्ति। मैंने आवृत्ति को खूब अच्छे से डिफाइन कर रखा है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। अब यहाँ अपन इस पर देखो, ये तो मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी। क्या बता दी? इसकी परिभाषा। अब इसके मात्रक, विमा सूत्र, कैसे सवाल आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। तो अब इसके बाद आप इधर देखें, मैं आप लोगों को आगे और बता रहा हूँ। क्या बात कर रहे थे अपन? देखो, फाई जीरो दैट मीन्स वर्क फंक्शन। इसका मात्रक क्या हो गया? अरे ऊर्जा का मात्रक जो है वही जूल। विमा सूत्र क्या होगा बच्चों? अरे ml²। आपका जो प्रश्न बैंक है उसमें सब प्रश्न है। उसने पूछा, एक ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया वर्क फंक्शन का मात्रक बताइए, तो आपको वह जूल लिखना है। वर्क फंक्शन का विमा सूत्र लिखे तो ये लिखना है। सबसे अधिक कार्यफलन किस धातु का होता है? यहां देखिए, सबसे अधिक कार्यफलन है किसका? पैलेडियम। हाँ यार, प्लेटिनियम। और सबसे कम सीजियम का। सबसे कम कार्यफलन सीजियम। सबको समझ में आ गया होगा। सबसे अधिक पूछेगा तो प्लेटिनियम, सबसे कम पूछेगा तो सीजियम। कितने? 5 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं? कार्यफलन में से कौन से ऑब्जेक्टिव? ये ऑब्जेक्टिव आपके सामने लिखे। कार्यफलन का मात्रक क्या है? जूल। विमा सूत्र क्या है? ml²T-2। सबसे अधिक कार्यफलन किस धातु का होता है? प्लेटिनियम। सबसे कम किसका होता है? सीजियम। ये कौन सी राशि है? अदिश। क्यों है? क्योंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो हम क्या लिख लेंगे कि यह एक अदिश राशि है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया कार्यफलन? किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर सकते हैं। आ गया? एक यहाँ ये न्यू जीरो जो है बच्चों, इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसे? देहली आवृत्ति। अब ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? क्या बोला मैं? देहली आवृत्ति। आप लोगों को देहली आवृत्ति को किसे, मैं तो बहुत सारी परिभाषाएं बना सकता हूं, पर जैसे आप लोग अपनी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? और मान लो किसी दिन 5 ही आ गए, तो मैं क्या करूँगा उस दिन? ओ यार 5 बच्चे आए हैं, अपन क्या करें? अपन बैठते हैं, बात करते हैं। आज मैं नहीं पढ़ाऊँगा। 10 आ गए, अब तो 10 आगे पढ़ाना पड़ेगा यार। तो न्यूनतम आवृत्ति कितनी होगी पढ़ाने की?
समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया ना? तो ऐसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आकर के धातु से टकरा रहा है, पर टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कब होगा? जब वो न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति हो जाएगी। स्कूल बच्चे आ रहे हैं पर टीचर नहीं पढ़ा रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि 2 ही आए, 5 आ गए फिर भी कम है यार, अभी तो बहुत कम आ रहे हैं, है ना। पर यदि 10 आ गए, कब तो आ गए, पढ़ाना पड़ेगा यार। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव हो, क्या कहलाती? देहली आवृत्ति। तो यहां अपन बात करेंगे देहली आवृत्ति की डेफिनेशन। देखो देहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं हो, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं हो, उत्सर्जन संभव नहीं हो, क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? न्यू जीरो से, न्यू नॉट। इसका मात्रक हर्ट्ज। विमा सूत्र टी इनवर्स। क्या विमा सूत्र इसका? साइकिल प्रति सेकंड ऊपर चल जाएगा ना। सबको समझ में आ रहा? देहली आवृत्ति। अब अगला प्रश्न, जहां तुमको थोड़ा सा भी कंफ्यूज लगे सर ये बात समझ में नहीं है, ये है ना, तो आप मेरे को उसी समय रोक दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं तो कहूँ हर बच्चा फिजिक्स में 100 में से 100 ही नंबर लाए। कितने नंबर लाए? 100। एक नंबर कम नहीं होना चाहिए। कैसे हो जाए यार, अपन पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, तो फिर तो आना ही चाहिए। क्यों भाई मनोहर? है ना, मनोहर कह रहा है यस सर। अगला प्रश्न देखिए, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है और अपने उसमें क्या नाम उसका, प्रश्न बैंक में भी पूछा गया है। कैसे? आप इधर समझेंगे, आप लोगों ने धातु के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? धातु के बारे में पढ़ा है कि जब कोई धातु को अपन गर्म करते हैं, क्या करते हैं? इसे गर्म करते हैं। ऐसे ये नीचे से अपन ने गैस का बर्नर लगा दिया, नीचे यहाँ काई से गैस आ रही, मुझे नहीं मालूम, मैंने पाइप नहीं लगा रहा हूँ मैं। ये क्या है? उष्मा दे रहे हैं अपन, धातु है क्या ये? तो इससे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? और इस इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। गुनगुन क्या कर रही बेटे? सब रिकॉर्ड है इसमें, है ना। तू नहीं दिख रही, मैं तेरे को दिख रहा हूँ, मैं बोलूँगा तो सब सुनेंगे, इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी को पढ़ना। फिजिक्स के पीरियड में केमिस्ट्री पढ़ोगे, यहाँ विनाशी व्यतिकरण हो रहा है बात के मैं इंटरफीरेंस पढ़ाने लग जाऊँगा, अभी 10 चैप्टर में पहुँच जाऊँगा। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफीरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफीरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब समपोषी, तो उसका जो परिणाम आएगा बहुत ज़बरदस्त आता है। और डिस्ट्रक्टिव, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसका परिणाम शून्य हो जाता है। ना तो केमिस्ट्री पढ़ पाओगे ना फिजिक्स पढ़ पाओगे। ठीक है कि नहीं? आप लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं किया? मैं अभी 5 मिनट में सबका चेक करूँ और चांटे भी लगाऊँ एक सबके, है ना। नहीं लगाऊँ चांटे तो कभी लगाऊँ ही नहीं, पर ऐसे ही डांटूंगा थोड़ा सा। होमवर्क तो चेक करना जरूरी है ना, है ना। धातु पहले अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना बन रहा है उसका नाम है तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? क्या बोला मैं? लिखें आप, तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? इसके लिए प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होना चाहिए? जिन लड़कों ने लिखा है, नहीं लिखा है, उनके लिए भी बता रहा हूँ, और जिन्होंने लिख लिया हो तो 100 गुड है ही सही। क्या प्रश्न लिखा? तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके लिए प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होना चाहिए?
ये चित्र बनाएंगे, बनाने के बाद फिर आंसर लिखेंगे। किसे कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन? इधर देखें आप, इधर समझ ले, यहां मैं लिख रहा हूं, डेफिनेशन याद हो जाए। जब किसी धातु को धातु को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो उसकी सतह से उसकी क्या उत्सर्जित होते हैं? से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। जब किसी धातु की सतह को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिससे क्या कहते हैं? इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन, इस घटना को क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। बातें नहीं करना। इस घटना को क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। अब इसके आगे देखो, सुने, ये तो तापायनिक उत्सर्जन लिख दिया अपन ने। इसमें एक प्रश्न आया अभी अपने प्रश्न बैंक में कि तापायनिक उत्सर्जन में किस ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो ताप ऊर्जा का या उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में। कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। इस घटना में उष्मा का रूपांतरण किसमें हो रहा है? विद्युत ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है ना? ये अभी नया प्रश्न बनाया है, अपने प्रश्न बैंक में आया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। ये जरूर परीक्षा में आ सकता है कि तापायनिक उत्सर्जन की घटना में किस ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो क्या बोला मैं? उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है? तापायनिक उत्सर्जन की खोज किसने की थी? एडिसन ने की थी। इसकी खोज नीचे लिखें, इसकी खोज एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज एडिसन कौन थे? जिन्होंने बल्ब की खोज भी करी थी, एडिसन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी बच्चों? एडिसन ने। समझ में आ रहा ना? तापायनिक उत्सर्जन सबको समझ में आ गया। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसकी सतह से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना में उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। समझ में आ रहा होगा सबको? बढ़िया। अब इसके लिए प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो इधर ऐसे लिखेंगे, इसके लिए धातु में निम्न गुण होना चाहिए। इसके लिए प्रयुक्त धातु में निम्न गुण होना चाहिए। इसके लिए प्रयुक्त धातु में निम्न गुण होना चाहिए। कौन कौन से? पहला गुण नंबर पहला, इसका धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए। क्या लिखेंगे? इसमें प्रयुक्त धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए। इसमें प्रयुक्त धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए। यहाँ लिखें आप, इसमें प्रयुक्त धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए। अच्छा ये बताओ क्यों होना चाहिए उच्च? अगर अपन थोड़ा सा गर्म करेंगे और वो ऐसा नहीं होगा इसकी अवस्था ही अपन जैसे खाना बनाने के लिए अपन रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी बनाने के लिए लोहे के तवे का यूज़ करते हैं, मिट्टी के कप उसका यूज़ करते हैं, है ना? तो ऐसा प्लास्टिक का क्यों नहीं कर लिया? तो पहले प्लास्टिक पिघल जाएगी, रोटी तो बनेगी नहीं तुम्हारी, बनेगी क्या? अच्छा कांच का क्यों नहीं कर लिया? कांच टूट जाएगा, कांच क्या हो जाएगा? तो क्या होना चाहिए? उसके लिए प्रयुक्त धातु में निम्न गुण होना चाहिए। पहला गुण क्या? उसका गलनांक उच्च होना चाहिए। दूसरी बात, कम ताप पर गर्म करने पर भी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए। दूसरा क्या है? कम ताप पर
गर्म करने पर भी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए, अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए। ठीक है ना। अब इन दोनों गुणों के आधार पर जो सर्वश्रेष्ठ धातु होती है उसका नाम है टंगस्टन। आपने देखा होगा अपने बल्ब का फिलामेंट, सरस्वती इधर देखेंगे, इसका बल्ब जो देखा होगा उसका फिलामेंट कौन सी धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना। बल्ब का फिलामेंट कौन सी धातु का बना है? आपने बल्ब देखा है, सबने देखा है, उसमें एक ऐसे गोल गोल वायर बना रहता है, उस वायर जो धातु होती है वो टंगस्टन है। क्या है वो? ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया? और कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं है? इसके बाद इसको बंद कर देते हैं।